सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे मेरे सभी प्यारे नौजवान साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबसे कुछ करंट अफेयर्स की घटनाओं को लेकर इस विषय पर बात कर रहा हूं कि इनफैक्ट आईएएस की तैयारी किए जाने का तरीका क्या होना चाहिए। और मैं जो बात कर रहा हूं वह मैं करंट अफेयर्स को आधार बनाकर कर रहा हूं। इसलिए मैं चाहूँगा कि मेरे इस लेक्चर को बहुत ध्यान से सुने और यह सोचकर कम तरजीह न दें कि अरे इसमें तो करंट अफेयर्स के बारे में कुछ बताया ही नहीं गया है। नहीं, मैं करंट अफेयर्स के बारे में भी बताऊंगा और यह भी बताऊंगा कि आपको तैयारी करनी कैसे चाहिए, इस करंट अफेयर्स की क्या इम्पोर्टेंस है और ये कैसे आपकी जो तैयारी होती है उसे पुख्ता बनाती है और इनफैक्ट यूपीएससी की जो आज की रिक्वायरमेंट है उसे फुलफिल भी करती है। फ्रेंड्स, आपके लिए एक उपयोगी सूचना, हमारा फुल ऑनलाइन कोर्स है जिससे ऑप्शनल सब्जेक्ट को छोड़कर हम प्री मेंस और इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराते हैं। इसके सभी 1000 घंटे के लेक्चर्स वेल एडिटेड और एनिमेटेड हैं। इसके जो 90% लेक्चर हैं मैंने तैयार किए हैं और मैं स्पेशली बताना चाहूँगा कि हमने इसमें पढ़ाया नहीं है बल्कि समझाया है। आपको इसकी पूरी जानकारी हमारे मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी। तो दोस्तों, आइए अभी की जो सबसे चर्चित घटना है उसे लेते हैं और वह है राज्यसभा के हो रहे चुनाव। आपको मालूम है कि अभी राज्यसभा की कुछ सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं और मैं खासकर मध्य प्रदेश के संदर्भ में यह बात कर रहा हूँ। और संदर्भ मैंने मध्य प्रदेश का इसलिए लिया है क्योंकि राज्यसभा के सीटों के लिए जो चुनाव हो रहे हैं उसमें कुछ ऐसी स्थितियां पैदा हो गई हैं कि करंट अफेयर्स की दृष्टि से आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं। जैसे राज्यसभा का चुनाव, यह अपने आप में एक टॉपिक है। आपको बाकायदे कॉन्स्टिट्यूशन की किताबों में, पॉलिटिकल साइंस की किताबों में पढ़ने को भी मिला होगा और आपने राज्यसभा का चुनाव कैसे होता है या कह लीजिए राज्यसभा का गठन कैसे होता है इसकी तैयारी भी कर ली होगी। आपने पढ़ा है और आपकी तैयारी अच्छी खासी है, ठीक ठाक है। और आप करेंगे भी क्या, उसे बियॉन्ड जाने का कोई मतलब भी नहीं है क्योंकि आपको राज्यसभा के गठन या राज्यसभा के चुनाव का एक्सपर्ट नहीं बनना है। लेकिन जब आप सिविल सर्विस के प्री के क्वेश्चन पेपर्स देखते हैं तो आपको कुछ टॉपिक इस तरह के मिलते हैं कि आपको लगता है कि यार क्या इस टॉपिक पर हमको पीएचडी करनी चाहिए। इतनी बारीक बातें पूछी गई हैं, उन बारीक बातों को हम कैसे पकड़ सकते हैं, हम किस में पढ़ें। और सच बात यह है कि उसको लेकर के कोई अलग से ऐसी किताबें भी नहीं लिखी जाती कि आप उन्हें पढ़ें। और अगर लिखी भी गई होंगी तो सवाल ये उठता है कि क्या आपको पढ़ना चाहिए। दोस्तों, इस तरह के प्रश्न हमारे दिमाग में केवल तभी उठते हैं जब हम न्यूज़पेपर का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेकिन यदि हमारी दृष्टि सही है, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी के बारे में हमारी जो सोच है वो बिल्कुल परफेक्ट है, तब फिर इस तरह के प्रश्न हमारे दिमाग में नहीं उठेंगे। उदाहरण के तौर पर अभी राज्यसभा के चुनाव होने हैं। मध्य प्रदेश की घटना को मैं लेता हूँ। मध्य प्रदेश में 3 सीटों के लिए राज्यसभा के चुनाव होने हैं, राइट। तो उन 3 सीटों में से एक सीट पर कांग्रेस की जो प्रत्याशी थी उनके नामांकन को रद्द कर दिया गया है। नाम चाहे जो भी हो, मीनाक्षी नटराजन उनका नाम है, न्यूज़ आपने पढ़ी होगी। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या आपने उन बातों पर गौर फरमाया है, उन तथ्यों को दिमाग में दर्ज किया है जो किए जाने चाहिए परीक्षा की दृष्टि से। दोस्तों, मीनाक्षी नटराजन का जो नामांकन पत्र था उसे रद्द कर दिया गया है। रद्द किए जाने का कोई आधार तो होगा ही। रद्द किसने किया है? जो इसके रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं। आपको मालूम है कि उसी राज्य में उसके रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं, उनके सामने आपको अपना नामांकन पत्र दाखिल करना होता है। वो आपके नामांकन पत्र की जांच करते हैं पर्टिकुलर डेट के बाद और इसके बाद फिर या तो उसे स्वीकार कर लेते हैं या उसे रद्द कर देते हैं। और जब रद्द करते हैं तो फिर वो उसका कारण भी बताते हैं।
और इसके बाद जो डेट आती है नाम वापस लेने की डेट आती है, और वो लास्ट डेट होती है नाम वापस लेने की। बस खत्म बात। स्थितियां यही हैं। तो अब देखिए कि नामांकन पत्र रद्द क्यों किया गया, इसे समझिए। ये एक तथ्य हो गया कि इसके आधार पर भी नामांकन पत्र रद्द किया जा सकता है। अब इसकी बारीकियों को समझने की कोशिश कीजिए। उनके नामांकन पत्र के साथ जो दाखिल हलफनामा था, उसमें एक आपराधिक प्रकरण की जानकारी नहीं दी गई थी। आपराधिक प्रकरण की जानकारी नहीं दी गई थी। इसका मतलब है कि जब कोई भी उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र भर रहा हो तो उसे अपने ऊपर दर्ज आपराधिक प्रकरण की जानकारी देनी होती है, और यदि उसने नहीं दी तो नामांकन पत्र खारिज हो जाता है। यह एक तथ्य हो गया। और पार्टी ने इसी आधार पर आपत्ति दर्ज कराई थी। जो दूसरी पार्टी थी, भारतीय जनता पार्टी ने इसी आधार पर आपत्ति दर्ज कराई थी। तो रिटर्निंग ऑफिसर ने जो भी उनके पास दस्तावेज थे, उस दस्तावेजों की जांच की, और जांच करने के बाद नामांकन पत्र को निरस्त कर दिया। ठीक है। अब कांग्रेस को अपनी बात रखनी थी, इसका विरोध करना था। तो अब कांग्रेस किस आधार पर विरोध कर रही है, आपको इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। यह इसका दूसरा तथ्य होगा। कांग्रेस ने कहा कि धारा 33A के अंतर्गत, अब आप धारा को भूल जाइए, कोई बात नहीं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रत्याशी को उन्हीं आपराधिक मामलों की जानकारी देनी होती है जिनमें 2 वर्ष से अधिक सजा का प्रावधान हो और कोर्ट आरोप तय कर चुकी हो। इसलिए नामांकन निरस्त करना गैर कानूनी है। ये अब दूसरा तथ्य हो गया जो आपकी जानकारी में होना चाहिए, क्योंकि इन्हीं को आधार बना करके हो सकता है कि अगले साल के प्री एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ लिया जाए, और तब फिर आपको लगेगा कि क्या हमें इतनी बारीकी के साथ भी पढ़ना होगा। नहीं, ये तो बहुत ही चर्चित खबर है जिसे अखबारों में पहले पेज पर जगह मिल रही है। बस आप उसके महत्व को नहीं समझ पाए, और आपने उसे बहुत सामान्य तरीके से पढ़ा, और वहीं आपसे चूक हो गई। जबकि आपको मालूम है कि राज्यसभा का चुनाव, राज्यसभा का किस तरह से गठन होता है, ये आपके सिलेबस में है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। तो जाहिर है कि जब इससे संबंधित कोई भी इस तरह की खबर राष्ट्रीय खबर के रूप में सामने आ रही है, तो आपको उस पर गौर करना चाहिए। तो दोस्तों, अब देखिए अब आगे क्या होगा, उसकी भी पूरी की पूरी प्रक्रिया को आप पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। कांग्रेस अपनी बात रखेगी, कहाँ रखेगी? निर्वाचन आयोग के सामने रखेगी। इसका मतलब है कि जो निर्वाचन आयोग है हमारा, केंद्र सरकार का जो निर्वाचन आयोग या भारत सरकार का जो निर्वाचन आयोग है, वही राज्यसभा के भी चुनाव कराता है, लोकसभा के चुनाव कराता है, ये सबको मालूम है। राज्यसभा के भी चुनाव वही कराता है, ये भी सबको मालूम है। अब बाकायदे जो निर्वाचन आयोग है इस पर विचार करेगा, और विचार करने के बाद अपना फैसला देगा। अब फैसला क्या देता है हमें नहीं मालूम। तो दोस्तों, अब हम आगे की घटनाओं पर आते हैं जो अखबारों में हमें पढ़ने को मिल रहे हैं। देखिए, अगर निर्वाचन आयोग रिटर्निंग ऑफिसर की बात को मान लेता है तो नामांकन रद्द हो जाएगा। फिर चुनाव के जो आगे की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। और अगर वह रिटर्निंग ऑफिसर के बात को नकार देता है और कहता है कि नहीं, नामांकन पत्र स्वीकार है, तो सीधी सी बात है कि वो उम्मीदवार हो जाएंगी जयंती नटराजन। तो ये है कि निर्वाचन आयोग एक अपील अथॉरिटी इस मायने में है। लेकिन मान लीजिए कि निर्वाचन आयोग ने रिटर्निंग ऑफिसर के बात को ज्यों का त्यों रखा, तो मीनाक्षी नटराजन जो है उम्मीदवार नहीं रहेंगी और चुनाव की प्रक्रिया जारी रहेगी। तो क्या कांग्रेस के सामने अब सारे रास्ते बंद हो गए? नहीं, जब आप अखबार पढ़ेंगे तो आपको फिर 2 स्थितियां पढ़ने को मिलेंगी। उसमें एक स्थिति यह है कि कांग्रेस पार्टी के जो लीडर हैं वे राष्ट्रपति से जाकर इस मामले में मिलेंगे और अपनी बात रखेंगे। तो क्या राष्ट्रपति जो रिटर्निंग ऑफिसर है उसके निर्णय को निरस्त करने में सक्षम है? नहीं, राष्ट्रपति सक्षम नहीं है। राष्ट्रपति क्या करेंगे फिर? बाकायदे इस पर वो संवैधानिक राय लेंगे। राष्ट्रपति को यह अधिकार होता है कि वो इससे संबंधित किसी भी व्यक्ति को बुलाएं, जानकार व्यक्ति को बुलाएं, एक्सपर्ट को बुलाएं और इसके बारे में जानकारी मांगे कि उन्हें क्या करना चाहिए। लेकिन
वो किसी भी बिंदु पर फैसला नहीं लेंगे इस पर। लेकिन आप सोच सकते हैं कि फिर वो मिल क्यों रहे हैं। वो राष्ट्रपति से इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि राष्ट्रपति, आपको मालूम है कि किसी भी पार्टी के सदस्य नहीं होते। राष्ट्रपति हमारी देश की सर्वोच्च सत्ता होती है, कम से कम उन तक अपनी बात तो वो पहुंचाएं। अब उनके पास जो विकल्प रह जाता है वो सुप्रीम कोर्ट का विकल्प। वे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेंगे। अब याचिका दायर करने के बाद अब क्या स्थिति बनती है उस पर सारी बातें निर्भर करेंगे। हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट याचिका को टर्न डाउन कर दे, बात खत्म हो गई, चुनाव होंगे और निर्णय सुना दिया जाएगा। हो सकता है कि वो याचिका स्वीकार करते हुए इसको स्टे दे दे कि नहीं, इस मामले को रोक दिया जाए, इस सीट पर अभी चुनाव न हो, बाकी आप करते रहिए। तो जब तक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय नहीं आएगा तब तक यह रुक सकता है, या सुप्रीम कोर्ट तुरंत भी डिसीजन दे सकता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पर डिपेंड करता है। इसका मतलब यह हुआ कि निर्वाचन आयोग के निर्णय के विरुद्ध भी सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। यानी कि निर्वाचन के मामले में जो निर्वाचन आयोग है वो अपने आप में अंतिम अथॉरिटी नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ मैंने इतने सारी घटनाओं के बारे में बात की, डिटेल्स के बारे में बात की, और कितने सारे तथ्य आपके दिमाग में दर्ज हो गए। ये तथ्य क्या किताबों के माध्यम से दर्ज किए जा सकते हैं? नहीं किए जा सकते हैं। तो दोस्तों, जो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं आपके सिलेबस के, उनसे संबंधित जब इस तरह के राष्ट्रीय स्तर की घटनाएं घटित होती हैं और अखबारों में उन्हें जगह मिलती है, तो आपको उन घटनाओं को इस रूप में देखना चाहिए और पढ़ना चाहिए। यह आईएएस की तैयारी करने का सबसे सटीक और सही तरीका है। और दोस्तों, इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यही समाप्त करते हैं। नमस्कार।